नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, पहली कैबिनेट में ही सरकार का बड़ा फैसला, डीए में हुआ बड़ा बदलाव या बढ़ोतरी। सितंबर से इस महीने में होगा लागू, यह देखना होगा। बहुत बड़ा अपडेट। दो बातें आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। पहली बात होगी डीए को लेकर, दूसरी बात होगी पुरानी पेंशन योजना को लेकर। एक ऐसा किस्सा, एक ऐसा मुद्दा जिसको कर्मचारी लगातार उठाते रहे हैं, जैसे कि पुरानी पेंशन योजना। सभी कर्मचारियों का मत हमेशा से एक रहा है, चाहे वो आज नौकरी पर लगा हो या फिर पुराना कर्मचारी हो। उन सभी का एक ही मत है कि पुरानी पेंशन योजना पूरे देश में सभी के लिए लागू होनी चाहिए। सेम मुद्दा है डीए का। आपने जैसे जब जनवरी का हमारा महीना शुरू हुआ, वर्ष 2024 की स्टार्टिंग की बात करते हैं, तो उसमें एक असमंजस ऐसा बना कि उसमें कर्मचारियों को केवल एक बार डीए का बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। जनवरी में 50% किया गया। उसके बाद एक बार इंडेक्स वैल्यू एएसआईपी का इंडेक्स वैल्यू आपके सामने आया। तो तब से ये लगातार असमंजस बन गया कि कर्मचारियों को कितना प्रतिशत बढ़ेगा। सबसे बड़ा अपडेट था जुलाई के अंदर। अब जो जुलाई में अपडेट आया 3% का, तो उसमें जो जहां अनुमान ये अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि 0% हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं 3% की वृद्धि देखी गई। अब जो ये वृद्धि है वो आखिर लागू कब से होगी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो लोग पहली बार चैनल पे जुड़े हैं या जो मेरे भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, आप ही का चैनल है, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे के सारे कंटेंट आपको वे मिलेंगे जो बिल्कुल जेन्युइन और एक सही तरीके की अपडेट देते होंगे। साथियों, पहले थोड़ी सी इसमें महंगाई भत्ते के बारे में जान लेते हैं। महंगाई भत्ता या डीए में बढ़ोतरी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले जीवन यापन समायोजन भत्ते में वृद्धि की जाती है। यह भत्ता मुद्रास्फीति के कारण बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करता है। डीए की गणना मूल वेतन या पेंशन के प्रतिशत के रूप में की जाती है और इससे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई के आधार पर साल में 2 बार संशोधित किया जाता है। ये था हमारा महंगाई भत्ता और डीए की समझने का कैलकुलेशन। छोटी सी बात में मैंने आपको सभी बातें बताने का प्रयास किया जो कहीं ना कहीं आपके काम आने वाली है। इसके उद्देश्य के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको सभी ये बातें बताने का प्रयास करता हूँ छोटे से कम टाइम में, जिससे कि कर्मचारी वर्ग आगे भी इस चीज़ को नॉलेज प्रोवाइड कर सके, या यानी कि उनसे पूछे कि इसका मतलब क्या है तो वो उस चीज़ के बारे में बता सके। इस बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी की क्रय शक्ति को बनाए रखना है। जैसे जैसे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, डीए में वृद्धि उनकी आय को मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित करने में मदद करती है। यह सुनिश्चित करता है कि उनका जीवन स्तर बरकरार रहे और वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। वर्तमान सरकारी कर्मचारी, केंद्र और राज्य सरकार के सभी कार्यरत कर्मचारी, पेंशनभोगी, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वो इसके योग्य हैं। कभी कभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी भी इस बढ़ोतरी के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को आमतौर पर डीए नहीं मिलता। उनके लिए कंपनी अलग तरह के वेतन समायोजन का लाभ प्रदान कर सकती है। डीए बढ़ोतरी की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। सरकार नियमित अंतराल पर आमतौर पर हर 6 माह में डीए में बदलाव की समीक्षा करती है। यह समीक्षा मुद्रास्फीति दरों, जीवन यापन की लागत और अन्य आर्थिक कारकों पर आधारित होती है। जब सरकार डीए वृद्धि की घोषणा करती है तो यह तुरंत लागू हो जाता है और कर्मचारी के अगले वेतन में जोड़ दिया जाता है। चलिए साथियों, अब सिलसिला शुरू होता है हमारी पुरानी पेंशन योजना का। बात करते हैं हिमाचल, दिव्य हिमाचल न्यूज़ आर्टिकल एक लिखते हैं। उन्होंने क्या लिखा है, इलाहाबाद की तरफ से है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्र प्रशासनिक अधिकरण कैट की एक आदेश में की गई टिप्पणी को अनुचित ठहराया है, जिसमें कैट ने रेलवे के एक कर्मचारी की पेंशन की मांग को खारिज करते हुए कहा कि नौकरी मिल गई, उसे ध्यान देना चाहिए, वरना सैकड़ों लोग कोर्ट में नौकरी के लिए केस लड़ रहे हैं। उच्च
न्यायालय ने रेलवे कर्मचारी की याचिका को मंजूर करते हुए कहा कि अदालत कर्मचारी के पक्ष में कानून के आधार पर उसके पक्ष में फैसला सुनाती है। इसमें कोई एहसान नहीं है। जो आदेश ट्रिब्यूनल अथवा कोर्ट देते हैं वह कानून के मुताबिक होता है। यह टिप्पणी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली एवं न्यायाधीश विकास की खंडपीठ ने रेलवे कर्मचारी अवनीश प्रसाद की याचिका को मंजूर करते हुए दिया। याचिका दायर कर कैट इलाहाबाद के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी जिसके द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम में उसे शामिल करने की मांग को खारिज कर दिया गया। याची ने अधिवक्ता आलोक कुमार यादव का कहना था कि कैट का पुरानी पेंशन स्कीम में याची को शामिल न करने का आधार लेने की नौकरी मिल गई, उसे धन्यवाद देना चाहिए, वह गलत है। अधिवक्ता ने कहा कि याची का प्रमोशन 3 फरवरी 1990 की सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर हुआ, इस कारण उसे समस्त सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए, परंतु कैट ने देने से इनकार कर दिया था। याची ने रेलवे में ट्रैकमैन ग्रुप डी पोस्ट पर काम किया था। उसका सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग पद पर प्रमोशन 3 फरवरी 1990 के वरिष्ठ सूची के आधार पर किया गया। याची ने मांग की कि उसकी नौकरी को देखते हुए उसे पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल किया जाए। हाई कोर्ट ने याचिका मंजूर कर कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया तथा याची को पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल करने के निर्देश दिए गए। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई पुरानी पेंशन योजना को लेकर जिक्र या आम चर्चा करता है तो पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकारी कर्मचारी के बीच लंबे समय से चर्चाएं भी चलती रहती है। मोदी सरकार ने इस संबंध में नया कदम उठाया जिसमें कर्मचारी को राहत की खबर मिल सकती है। जहां एक तरफ सोशल मीडिया के द्वारा ये दावा किया गया कि 50% सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलने वाली है। केंद्र सरकार अब पेंशन को लेकर एक नया नजरिया लेकर विचार कर रही है। इसके तहत कर्मचारी को 50% पेंशन देने की योजना बनाई जा रही है। इस कदम से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जो लंबे समय से ओपीएस की मांग को लगातार उठा रहे हैं। इसको लेकर संसद में भी चर्चाएं लगातार उठती रही हैं। 22 जुलाई 2024 को शुरू हुए बजट सत्र में भी ओपीएस पर चर्चा हुई। कांग्रेस के कम्युनिटी नेता श्री प्रशांत कुमार शिंदे ने इस मुद्दे पर सरकार से कई सवाल पूछे। यह संकेत है कि पेंशन का आरक्षण राजनीतिक विचारधारा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और एक खास पोजीशन रखता है। वित्त राज्य मंत्री ने संसद में बताया कि सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना शुरू की। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन के रूप में प्राप्त करने की जानकारी दी गई। यह योजना 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के कर्मचारियों के लिए मौजूदा स्थिति में बनी हुई है। औसतन मासिक वेतन 15,000 रुपये या इससे कम होना चाहिए। सेम मुद्दा देखने के लिए मिला हमें अपने बजट के द्वारा। 2024 के बजट में बिजली बस 2024 का नाम सामने आया। ओपीएस को फिर से लागू करने की मांग की जा रही। स्टाफ के कर्मचारियों ने सरकारी नीति कर्मचारी और केंद्र शासित प्रदेशों के उद्यमियों के लिए इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजे गए। सरकार नई योजना के तहत विशेष बचत खाता बनाने पर विचार भी कर रही है। यह खाता उन सरकारी कर्मचारी के लिए होगा जिनमें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की आवश्यकता शामिल होगी। सरकार को हर साल इस पेंशन के लिए राशि जमा करवानी होगी। अब इसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं या किस प्रकार हमें इसका फायदा मिलेगा उसके बारे में जानते हैं। विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं लाभ। पुरानी पेंशन योजना का एक ऐसा अतिरिक्त लाभ श्रेणी क्रम का प्रस्ताव है। 1 अक्टूबर 2005 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को केवल पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा बल्कि उन्हें कुल मिलाकर लाभ भी दिया जाएगा। इस नामांकित वर्ष में 2 बार वृद्धि की संभावना होगी जो सेवानिवृत्त कर्मचारी की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने में प्रयास करेगी। पुरानी पेंशन योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा बनाए जा रहे नए कदम और प्रस्ताव इस दिशा में सकारात्मक संकेत देते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय और इसके कार्य की प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी आशंका नौकरी पर करेगी और एक सकल समाधान निकालने का प्रयास करेगी, क्योंकि अंतिम जो फैसला होगा वो सरकार के ही हाथ में होगा कि आपकी जो पेंशन योजना है उसको हम कहां तक रखें या कितना उसमें प्रावधान या प्रस्तावित किया जा सकता है। जहां हमने बात की आपके डीए को लेकर और जहां हमने बात की पुरानी पेंशन योजना को लेकर,
अब इसमें थोड़ा सा जो सोशल मीडिया के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, यानी कि उन्होंने जो एनपीएस को लेकर बताने का प्रयास किया है उसके बारे में भी जानना जरूरी है, ताकि हम ये समझ सके कि अब नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना में जो कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है, यानी कि जो उनमें बदलाव करने की संभावनाएं देखी जा रही हैं, उनमें आखिर अंतर क्या होने वाला है, उस चीज़ को समझना जरूरी है। कुछ बारीकी पॉइंट हैं कुछ ऐसे जिसको हम अगर समझ पाएँ तो हमारे लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। अगर आपकी सैलरी 40,000 है तो आपको पेंशन में 40% की बढ़ोतरी हो सकती है। अब ये क्या बवाल है, उसको जानते हैं। एनपीएस के नए नियम क्या होंगे उसके बारे में जानते हैं। क्या आप भी अपने पद की चिंता को लेकर नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करते हैं? तो आप सभी को जानकारी दें कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अधिक खराब हो गई, पहले से अधिक खराब हो गई, क्योंकि सरकार ने आम बजट में एनपीएस स्कूलों में बदलाव करना बंद कर दिया है। अब इस नए नियम के तहत राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम में कर्मचारी की फैक्ट्री में, मेरा जो मैं कहना चाहता हूँ उसको समझना, 14% एनपीएस योगदान के लिए कटौती की जाएगी, क्योंकि पहले यह सीमा 10% थी और आप जैसे जानते हैं कि अब इसको बढ़ाकर 14% किया जा चुका है, जिसका मतलब कि अब एनपीएस में अंशदान पहले की अवधि में बढ़ेगा, तो आपकी जो बाई हैंड सैलरी आपके हाथ में आती है वो थोड़ा कम मिलती है। इसका कारण आपके घर खर्च पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन उपभोक्ता खर्च में यह एक कमाल है। तो आप सभी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के इस नियम के बारे में और अधिक जानकारी में विस्तार में बताते हैं, क्योंकि आपको केवल अभी तक भी जिसने भी बताया होगा आपको इतना बताया होगा कि एनपीएस में जो सरकार योगदान करती है वो 14% योगदान करती है, लेकिन वो करती कैसे है इसकी कैलकुलेशन को समझना जरूरी है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में 14% पेंशन पर कैलकुलेशन का जो मेथड है उसको समझते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के इस नियम के तहत यदि आपकी पेंशन सीमा 35,000 30 वर्ष की आयु में है तो एनपीएस को हर महीने 14% के खाते में यानी कि 4900 का योगदान करना होगा। यदि आप यह योगदान पूरे 60 वर्ष तक की आयु तक अर्थात 30 वर्षों के लिए करते हैं तो जानिए कि आपकी कैलकुलेशन कैसे बदल सकती है। एनपीएस खाता शुरू करने की उम्र जो आयु सीमा रखी गई 30 वर्ष, उत्पादक का 35,000, 14% योगदान मानते हैं कि 4,900 रुपये के आसपास बैठता है। एनपीएस में हर महीने निवेश 4900 रुपये, निवेश का जो खाद्यान्न रिटर्न 10% निवेश और 30 वर्ष में हमारा कुल निवेश हुआ 17,64,000। 30 साल बाद कुल फंड 1,11,00,000 के आसपास बैठता है। एंटी परचेज 40%, एंटी पर स्टूडियो रिटर्न 8% सालाना के हिसाब से बैठता है। 60 वर्ष की आयु प्रति माह पेंशन 29,783 रुपये के आसपास बैठेगी। अब समझते हैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में 10% कैलकुलेशन की भाषा। यह यदि हम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के पुराने नियमों के अनुसार देखें तो यदि 30 वर्ष की आयु में आपकी पेंशन प्रणाली का वेतन जो है 40,000 रुपये के आसपास है तो आपको हर महीने 10% की दर से एनपीएस में 44,000 का योगदान देना होगा। यदि आप 60 वर्ष की आयु तक निम्नलिखित या नियमित अंशदान करते हैं तो आपको 30 साल का योगदान देना होगा। तो इसी के बारे में जानते हैं। एनपीएस खाता शुरू करने की उम्र सीमा सेम है 30 वर्ष और इसमें सकल है 40,000 और परसेंट है 10% यानी कि 4,000। एनपीएस में हर महीने निवेश 4,000, निवेश का उद्यम रिटर्न हुआ 10%, 30 साल में कुल निवेश हुआ 14,40,000। 30 साल बाद कुल फंड 91,17,302 रुपये बैठता है। एंटी परचेज हुआ यानी कि इसका परसेंट बनता है 40%। एनटीएम स्टूडियो रिटर्न बना हमारा 8% सालाना की दर से। 60 वर्ष की आयु में महा पेंशन जो प्राप्त होनी चाहिए 24,313 रुपये के आसपास आपको मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय पेंशन योजना छोटी पेंशन और आर्थिक निधियों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। नेशनल पेंशन सिस्टम की इस गणना से नए एनपीएस सिस्टम के बाद अधिक पेंशन मिल रही है। इस प्रकार नए नियम के बाद आपकी पेंशन में लगभग 40% की पेंशन देखने को मिल रही है और नेशनल पेंशन सिस्टम में प्लेसमेंट पर मीटिंग वाली एक मुक्त राशि भी
मिल रही है, जो कि नए नियम के अनुसार 40% से अधिक है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शानदार सूची एनपीएस के लिए प्लेसमेंट। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली केंद्र सरकार की एक पेंशन योजना है और इस पेंशन योजना को ध्यान में रखते हुए निवेश किया जाता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक खाता खुलवा सकता है। इस योजना के लिए एनआरआई भी पात्र माने जाते हैं, यानी कि विदेशी यात्री भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट, खाता धारकों के लिए 60 वर्ष की आयु तक यह मैच्योरिटी या 70 वर्ष की आयु तक के बाद इस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अंशदान करना होता है। इसके साथ ही अगर हम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रिटर्न पर ध्यान दें तो अब तक एनपीएस में 8% से लेकर 12% रिटर्न दिया गया है, जो एक व्यक्ति के लिए सबसे शानदार विकल्प हो सकता है। साथियों, जो भी मैंने आपको बातें बताने का प्रयास किया है वो कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट वाली साबित हुई है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट वो बातें रोज डेली बताने का प्रयास करता हूँ जो कि कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देने वाली साबित हो सकती है। अभी जो हमारी वर्तमान पेंशन योजना है एनपीएस है, जिसको पुरानी पेंशन मिलती है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर कर्मचारियों को जो इस समय पर जॉब में है उनको या जॉब से रिटायर हो चुके हैं उनको पुरानी पेंशन योजना नहीं मिल पा रही, उनको एनपीएस में रखा गया है। कुछ को तो 2003 से पहले के भी कर्मचारी ऐसे हैं जो मेरे पास कमेंट्स करते हैं और वे बोलते हैं कि हम एनपीएस के दायरे में रखे गए हैं, तो वो कुछ कैलकुलेशन उनकी गलत हुई है सरकार की, तो इस वजह से वो एनपीएस के थ्रू पेंशन ले पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो बातें बताने का प्रयास करता हूँ डेली की डेली, वो एक कंटेंट लाने का प्रयास करता हूँ जिससे कि आप ही समझ सके कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि कोई बताने का प्रयास नहीं करता। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 14% का योगदान देते हैं सरकार और इसमें 10% का हम योगदान देते हैं। 10% का योगदान आखिर होता क्या है, इसके बारे में भी तो समझना जरूरी है। किसी भी चीज को बताने से, समझाने से या फिर उसके बारे में कुछ नॉलेज प्रोवाइड करने से पहले खुद को ये समझना या खुद के पास वो उस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपसे कोई ऐसा सवाल करे। मेरे पास भी एक कमेंट्स ऐसा ही आया, तो मैंने उनके इसी वजह से मैंने ये छोटा सा पॉइंट था कि 14% सरकार देगी, 10% आप देंगे। सैलरी कितनी है, उसके बारे में कैलकुलेशन कैसे है, आपको उस पर रिटर्न कैसे मिलेगा, या कितना किसमें आपको कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको इसमें कितना रिटर्न वापसी में मिलेगा। ये चीज़ें होती हैं। मेन पॉइंट, सबसे बड़ी बात यही है कि आपको समझना जरूरी है कि आपका जो पैसा गया है, मेहनत का पैसा है, तो आपको उसमें वापस जब आपका पैसा मिलेगा तो उसमें किस प्रकार की कैलकुलेशन की जाएगी, जो कि आपको पैसा उस समय पर समझ में आएगा जब आपकी पेंशन आपके हाथ में आने लगेगी। तब उस पैसे की वैल्यू आप समझ पाएंगे और आप ही के पास वो पैसा रिटर्न होकर आएगा। तो इसमें सरकार भी कहीं ना कहीं सही तरीके का मान के चलिए कि सरकार भी सही योगदान करती नजर आ रही है। साथियों, जो भी अपडेट निकलती है, नई अपडेट निकलती है, उसके बारे में बताने का प्रयास मैं करता हूँ। बस आप इतना करना कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चलिए साथियों, नमस्कार। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सुपर थैंक्स दे सकते हैं। लाइक के बराबर में भी 3rd नंबर पर है और कमेंट्स के बराबर में कोने वाला है, आप वहाँ से सुपर थैंक्स दे सकते हैं। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजफुल मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।